Hello everyone, welcome to this session of the CIB classes. So today I am going to discuss about the part 2 of the unit 4 of BFM subject of the CIB, and that is the types of the letter of credit. Today I am going to discuss about that. In the previous session I discussed about that what we understand by the letter of credit and how letter of credit functions, right? That all things we understood. So this session is a very important because you are going to understand like what are the different types of the letter of credit in a very simplified way. I'm just going to clarify you. Okay. Let's start the session for the part 2 of this chapter. I hope everyone has joined us. Okay. So now just understand when we talk about the letter of credit, in the previous session, I actually told you about like there are mainly four parties involved. If I'm talking about for any international trade, you knew about that कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि एक बायर होता है, ओके, एंड एक सेलर होता है. तो बायर को हम बोलते हैं इम्पोर्टर एंड सेलर इज नोन एज एन एक्सपोर्टर, राइट? सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी कोई इनके बीच में कोई भी सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, जहाँ पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बायर को भी एश्योरेंस दे सके और सेलर को भी एश्योरेंस दे सके. बायर को एश्योरेंस कि उसका जो गुड्स जो भी उसने ऑर्डर करा है सेल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो गुड्स का करेक्टली शिपमेंट हो जाए, और सेलर को एश्योरेंस मिले कि जो भी उसने गुड्स का शिपमेंट करा है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है जो भी सेल कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी अमाउंट है वो उसको पेमेंट उसको मिल जाए सेलर को. ओके, सो वो जो एश्योरेंस देता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट देता है. दैट वी अंडरस्टूड, राइट? वी अंडरस्टूड ऑल्सो दैट इम्पोर्टर एक्सपोर्टर इम्पोर्टर की जो बैंक होती है जिससे इम्पोर्टर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करने के लिए, राइट? सो ओपनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट द इम्पोर्टर रिक्वेस्ट इट्स बैंक, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड कि इम्पोर्टर की बैंक को हम बोलते हैं दैट इज इशूइंग बैंक. ओके, एंड एक्सपोर्टर की बैंक को हम क्या नाम देते हैं, एक्सपोर्टर की जो बैंक है उसको हम नाम देते हैं दैट इज एडवाइजिंग बैंक. क्यों एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं? यू कैन अंडरस्टैंड कि एडवाइजिंग बैंक जो ऑथेंटिकेट करे लेटर ऑफ क्रेडिट को, एक्सपोर्टर को जो ऑथेंटिकेट करे कि यहाँ ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो आया है इशूइंग बैंक ने जो सेंड करा है वो सही है. ओके, सो एक्सपोर्टर या बेनिफिशियरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्टर को हम बेनिफिशियरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं. तो एडवाइजिंग बैंक का फंक्शन क्या होता है? एडवाइजिंग बैंक इज यू कैन अंडरस्टैंड एज जो एडवाइस करे, जो ऑथेंटिकेट करे लेटर ऑफ क्रेडिट को. किसको? एक्सपोर्टर को या बेनिफिशियरी को ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट? सो एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, ये तीनों जो बैंक है ये सेम भी हो सकती है. ओके, एंड कल हमने जो है इसके जो प्रीवियस सेशन में हमने सारी बैंक्स के बारे में डिस्कस करा था. आई होप यू ऑल जस्ट अंडरस्टूड देयर. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, सो just understand the very first when we talk about the different type of the letter of credit, the very first one, that is revocable letter of credit. Okay, so you can understand जिसका नाम है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. वी कैन अंडरस्टैंड वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो मॉडिफाई किया जा सके, वो लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको मॉडिफाई किया जा सके या जिस लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल किया जा सके उसी को हम बोलते हैं रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. ये बहुत ही सिंप्लीफाई वे में अंडरस्टैंड करना है. व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जिस लेटर ऑफ क्रेडिट को मॉडिफाई या कैंसिल कर सके. कौन कैंसिल कर सके? इशूइंग बैंक कैंसिल कर सके, उसी को हम बोलते हैं रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, अब जिस ट्रस्ट के लिए हमने लेटर ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस करा था तो रिवोकेबल दैट मीन्स जो मॉडिफाई या कैंसिल करी जा सके. ओके, इसलिए अब ये ट्रेंड में नहीं है. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड अब जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इररिवोकेबल है. ओके, सो रिवोकेबल एलसी का मीन क्या है? इट कैन बी मॉडिफाइड और कैंसल्ड एट एनी मोमेंट बाय द इशूइंग बैंक विदाउट एनी प्रायर नोटिस टू द सेलर. बिना किसी नोटिस के जिस लेटर ऑफ क्रेडिट को मॉडिफाई या कैंसिल करा जा सके उसको बोलते हैं रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. हमने कल एक बैंक के बारे में डिस्कस किया था दैट इज नेगोशिएटिंग बैंक. ओके, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द नेगोशिएटिंग बैंक, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. नेगोशिएटिंग बैंक क्या होती है? मैंने अभी भी बताया कि एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, ये तीनों सेम हो सकती है. ओके, नेगोशिएटिंग बैंक इन द वेरी सिंपल टर्म
अगर मैं बोलूँ नेगोशिएटिंग बैंक इज अ बैंक दैट वेरीफाई डॉक्यूमेंट एंड कंफर्म द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड वॉट एवर रिटर्न अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी और टू द एक्सपोर्टर। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर सेटिस्फाइंग, ये जो नेगोशिएटिंग बैंक है ये किसकी बैंक है, ये हमारे सेलर की ही बैंक है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड नेगोशिएटिंग बैंक का मतलब क्या है। नेगोशिएटिंग बैंक कि बैंक अगर चाहे तो उसको क्या करे, इमिडिएटली पे भी कर सकती है पेमेंट अपने एक्सपोर्टर को, और पेमेंट मिलने के बाद भी कर सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएटिंग बैंक एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वॉट एवर द टर्म्स एंड कंडीशन दैट इज रिटन अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, सो नेगोशिएटिंग बैंक का फंक्शन क्या है, इट इज द बैंक दैट वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। सो नेगोशिएटिंग बैंक किसकी बैंक है, ये एक्सपोर्टर की ही बैंक है। ओके, सो अब सपोज दैट नेगोशिएटिंग बैंक ने तो पेमेंट कर दिया, नेगोशिएटिंग बैंक ने तो जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको नेगोशिएट्स कर दिया। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट थे उसको नेगोशिएट करके पेमेंट दे दिया। तो नाउ अगर अभी तक, अगर पेमेंट देने के बाद तक अगर पेमेंट दे दिया है, तो उसके बाद अगर ये इशूइंग बैंक कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट को जो है वो कैंसिल करती है, तो वो कैंसिल नहीं माना जाएगा। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस टू अंडरस्टैंड। Okay, so this is अगर negotiating bank has taken up documents under revocable letter of credit prior to receipt of the cancellation notice, the issuing bank is liable to compensate or reimbursement the same to the negotiating bank. Okay, so this is a very important thing to understand. So negotiating bank किससे पैसा वसूल कर लेगी, issuing bank से। Okay, अगर negotiating bank पेमेंट कर चुकी है। ओके, सो दिस इज नोन एज अ रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ये एक केस था जस्ट। तो रिवोकेबल एलसी वी अंडरस्टैंड एज अ रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट दैट मे बी मॉडिफाइड, दैट मे बी कैंसल्ड। Okay, so that may be modified or cancelled by the issuing bank, that is known as a revocable letter of credit. Now understand the second letter of credit जिसको हम नाम देते हैं, that is irrevocable letter of credit, and this is a very obvious to understand. this letter of credit को आप modify या cancel ना कर पाए without consent from all the parties involved in the letter of credit। वो लेटर ऑफ क्रेडिट दैट मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज विदाउट कॉन्सेंट। जो वो लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको बिना सब जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उस लेटर ऑफ क्रेडिट में, सबकी परमिशन के बिना उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, सो अब क्या है, हमने कल एक रूल के बारे में अंडरस्टैंड किया था कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ यूनिफॉर्मिटी के लिए एक रूल बनाए थे, दैट इज नोन एज अ यूसीपीडीसी। आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। सो अब जितने भी लेटर ऑफ क्रेडिट है विच आर इशूड सब्जेक्ट टू यूसीपीडीसी, एंड करेंटली कौन सा जो वर्जन है वो चल रहा है, दैट इज यूसीपीडीसी 600। ओके, so you can understand this is currently that is running, that is UCPDC 600। so अब जितने भी LCs हैं जो subjected हैं to the UCPDC 600 unless otherwise specified are irrevocable letter of credit। okay, so you can understand जितने भी LC इसके related है, that is UCPDC 600, that all are irrevocable letter of credit। okay, so I think this is understandable for everyone। so simplest term में understand करना है कि रिवोकेबल एलसी जिसको मॉडिफाई या कैंसिल कर सकती है इशूइंग बैंक, इररिवोकेबल एलसी जो विदाउट कॉन्सेंट चेंज नहीं हो सकता, जो विदाउट कॉन्सेंट लाइक फ्रॉम ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। सो यू कैन अंडरस्टैंड विदाउट कॉन्सेंट फ्रॉम ऑल द पार्टीज दैट इन्वॉल्व इन द लेटर ऑफ क्रेडिट, जो चेंज नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, द थर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट दैट इज जस्ट योर कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, so when we talk about the confirmed letter of credit, you can understand कि कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट वही है जो लाइक ऑल ओनली इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी कंफर्म। दिस इज द फर्स्ट केस कि लाइक ओनली इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर मैं बोलूँ रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कम्स अंडर द कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज रॉन्ग। ओके, ओनली इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कम्स अंडर द कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, so what we understand by the confirmed letter of credit, it is a letter of credit which has been confirmed by the bank other than the issuing bank। कल हमने अंडरस्टैंड किया था कि कंफर्मिंग बैंक क्या होती है। कंफर्मिंग बैंक कंफर्मिंग बैंक भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
ओके एक बार फिर से हम कंफर्मिंग बैंक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंफर्मिंग बैंक क्या होती है? जो एडिशनल गारंटी देती है, जो एडिशनल गारंटी देती है इशूइंग बैंक के लिए, जो एडिशनल गारंटी देती है इशूइंग बैंक के लिए, एडिशनल गारंटी फॉर इशूइंग बैंक, सॉरी, ओके जस्ट अ मिनट. Okay, so additional guarantee for issuing bank, right? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कंफर्मिंग बैंक का क्या रोल होता है कि जब जो एक्सपोर्टर है वो इशूइंग बैंक से जो है सेटिस्फाई नहीं है, या जो एक्सपोर्टर है वो इशूइंग बैंक को अच्छे से नहीं जानता है. ओके सो वहाँ पे एक और बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज नोन एज अ कंफर्मिंग बैंक, जो एक्सपोर्टर की कंट्री में होती है. ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर एक्सपोर्टर यूएसए का है, अगर एक्सपोर्टर इंडिया का है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कंफर्मिंग बैंक वही की बैंक है, राइट? So confirming bank that actually provides the additional guarantee to the undertaking of the issuing bank. Okay, so it comes into the picture when the exporter is not satisfied with the assurance of the issuing bank, that the case for the confirming bank. Now understand the confirmed letter of credit. Just let me erase all the stuff from here. So when we talk about the another letter of credit, that is a confirmed letter of credit, you can understand only irrevocable letter of credit can be confirmed. This is the first thing that you should understand, that only irrevocable letter of credit can be confirmed. Another thing, that it is a letter of credit which has been confirmed by the bank other than the issuing bank, usually located in the country of the seller or beneficiary. So in case of the confirmed letter of credit, the beneficiary bank would submit the document to the confirming banker. Okay, so this is a very important thing to understand. One more important thing, that the confirming bank can be advising bank when the advising bank also guarantee the payment to the beneficiary. So देखो एक चीज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब भी हम बात करेंगे एडवाइजिंग बैंक की, ओके सो यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि मैंने बताया था एडवाइजिंग बैंक, confirming bank, negotiating bank, that all related to the exporters country. ओके सो जब भी हम बात करेंगे एडवाइजिंग बैंक की, सो एडवाइजिंग बैंक जो होती है ये केवल एडवाइस करती है और ऑथेंटिकेट करती है लेटर ऑफ क्रेडिट को. ये केवल इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑथेंटिकेट करना दैट ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट आया है इशूइंग बैंक से वो सही है. ओके सो ऑथेंटिकेट करना लेटर ऑफ क्रेडिट को, ये फंक्शन होता है एडवाइजिंग बैंक के. अगर एडवाइजिंग बैंक पेमेंट की गारंटी ले लेती है, अगर एडवाइजिंग बैंक पेमेंट की गारंटी ले लेती है, तो वहां पे एडवाइजिंग बैंक जो होती है वो हमारी कंफर्मिंग बैंक बन जाती है. ओके सो एडवाइजिंग बैंक, यू कैन अंडरस्टैंड द कंफर्मिंग बैंक कैन बी एडवाइजिंग बैंक when the advising bank also guarantees the payment to the beneficiary, and then it is known as a confirmed letter of credit. ओके सो कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट को हम कैसे रिलेट करेंगे फॉर लाइक जो हमने अंडरस्टैंड करा है, लाइक कंफर्मिंग बैंक का क्या रोल होता है. ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. एंड एडवाइजिंग बैंक का काम क्या होता है? ओनली ऑथेंटिकेट और ओनली वेरीफाई द लेटर ऑफ क्रेडिट. अगर एडवाइजिंग बैंक पेमेंट की भी गारंटी ले लेती है कि हाँ मैं पेमेंट की गारंटी लेता हूँ इशूइंग बैंक की, तो वहाँ पे एडवाइजिंग बैंक क्या हो जाती है? That is confirming bank. Okay so this is I think understandable for everyone. Now understand the fourth type of the letter of credit, that is known as a transferable letter of credit. Okay so now understand the another letter of credit, like name से ही represent हो रहा है कि you know one very important thing also I just want to convey here कि letter of credit जो है ये कोई negotiable instrument नहीं है. ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. नेगोशिएबल नहीं है दैट मीन्स ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट इसके अंडर में जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट इन लेटर ऑफ क्रेडिट can be negotiable. Okay so you can understand ki letter of credit is not negotiable instrument, but the bill of exchange drawn under it are negotiable. So bill of exchange और जो draft है, okay so वो क्या है? वो negotiable है. So bill of exchange और draft under letter of credit are negotiable. Okay so जब भी हम बात करेंगे transferable letter of credit की, so you can understand
कि ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है. ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन इन विच अ बेनिफिशियरी कैन ट्रांसफर हिज राइट्स टू द थर्ड पार्टी. ओके, सो ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में जैसे सपोज दैट ये बायर था, ठीक है, ये सेलर था, राइट. अब सेलर ने क्या किया, सेलर ने जो है, सेलर को भी किसी को पेमेंट देना था, तो सेलर ने सपोज दैट एक अनदर पर्सन है यहाँ पे, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड एज अ ए बी सी. सो सपोज दैट सेलर ने क्या करा, वो लेटर ऑफ क्रेडिट को उसके अंडर में जो बिल ऑफ एक्सचेंज राइट करा गया. सो यू नो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को सेलर राइट करता है, राइट. सो बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन मेक करता है, सेलर मेक करता है. उसको एक्सेप्ट कौन करता है, बायर एक्सेप्ट करता है. ये हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में अंडरस्टैंड किया था. बट लेटर ऑफ क्रेडिट में जो बायर होता है वो अपनी बैंक से रिक्वेस्ट करता है फॉर ओपनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ अंडरस्टैंड कि ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है. सपोज दैट कि इस सेलर को भी किसी को पैसा देना था, बायर को सेलर को पैसा देना है, बट इस सेलर को भी किसी को पैसा देना था. तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन इन विच अ बेनिफिशियरी कैन ट्रांसफर हिज राइट टू द थर्ड पार्टी. ओके, सो जहाँ पे जो बेनिफिशियरी है, जो सेलर है, जो एक्सपोर्टर है, वो अपने राइट को दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दे, वो होता है ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ अगेन अंडरस्टैंड कि ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसके जो है मोर देन वन सेकेंड बेनिफिशियरी हो सकते हैं. सपोज दैट कि सेलर को सी को ही पैसा देना था, सेलर को डी को ही पैसा देना था, सेलर को ई को भी पैसा देना था. ओके, तो अब सेलर ने क्या किया, सेलर ने उस लेटर ऑफ क्रेडिट में जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो राइट करा गया, जो ड्राफ्ट राइट करा गया है, तो उसमें यू नो मोर देन वन बेनिफिशियरीज को शो कर दिया, राइट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये तो हो सकता है, मोर देन वन बेनिफिशियरी तो हो सकते हैं, बट लेटर ऑफ क्रेडिट it cannot further transfer to the another third party. That means कि सपोज दैट सेलर ने तो अपने राइट सी को दे दिए, सेलर ने तो अपने राइट जो है वो सी को दे दिए, बट सी इस लेटर ऑफ क्रेडिट को किसी अदर को ट्रांसफर नहीं कर सकता. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि सपोज दैट ये ए है, ये बायर है, ये बी है जो सेलर है. ओके, ये बायर, ये सेलर. सो बायर को सेलर को पैसा देना था, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसमें बेनिफिशियरी कौन है, सेलर है. बट ये ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट से हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि जो सेलर है वो अपने राइट को सी को दे देता है, क्योंकि इस सेलर को भी किसी को पैसा देना था. ओके, सपोज दैट इस सी को भी किसी को पैसा देना था, सपोज दैट सी को डी को पैसा देना था. ओके, सो सी, अब क्योंकि सी को राइट मिल गए इस लेटर ऑफ क्रेडिट में, अब इस लेटर ऑफ क्रेडिट में जो बेनिफिशियरी कौन है, सी है. बट सी ये काम नहीं कर सकता, सी इस लेटर ऑफ क्रेडिट को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में मोर देन वन बेनिफिशियरी हो सकते हैं, लाइक मोर देन वन बेनिफिशियरी हो सकते हैं, पर ये लेटर ऑफ क्रेडिट फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकता. दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड एज अ ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, एंड सच लेटर ऑफ क्रेडिट शुड क्लियरली इंडिकेट्स दैट इज ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. दैट मीन्स जब भी ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होगा तो उसमें क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए दैट इट इज अ ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. This is a very important thing to understand. Okay, now understand the very important letter of credit that you can understand as a red clause letter of credit. You know, इसके नाम से नहीं, इसके नाम से ज़्यादा वो नहीं सोचना है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा. जस्ट अंडरस्टैंड कि कोई क्लॉज है. ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई क्लॉज लिखा गया है और वो क्लॉज किस इंक में लिखा गया है, वो क्लॉज रेड इंक में लिखा गया है. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज अ रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि इस लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है. सो इन दिस लेटर ऑफ क्रेडिट द इम्पोर्टर विल प्रोवाइड पार्शियल पेमेंट बिफोर द गुड्स आर शिप्ड. दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि अब अभी भी वही बात है कि ये बायर है, ओके, ये सेलर है, राइट. सो बायर की बैंक क्या है, बायर की बैंक है इशूइंग बैंक, और सेलर की बैंक जिसको अभी हम नाम दे रहे हैं दैट इज एडवाइजिंग बैंक. ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी भी क्या केस है, अभी भी यही केस है कि बायर को सेलर को पैसा देना था, ठीक है. बट रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि जहाँ पे सेलर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है पार्शियल पेमेंट की, जो सेलर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है पार्शियल पेमेंट ऑफ द गुड्स, ओके, बिफोर शिपमेंट.
नाउ अंडरस्टैंड कि द इम्पोर्टर विल प्रोवाइड द पार्शियल, ये बायर को हम इम्पोर्टर बोल दे रहे हैं, सो बायर इज अ इम्पोर्टर, सेलर इज अ एक्सपोर्टर. सो यहाँ पे क्या होता है that the importer will provide the partial payment before the goods are shipped, like an advance against written confirmation from the seller and the receipt. Okay, so एक written confirmation ले लेते हैं seller से, एक written confirmation एक written में ले लेते हैं कि इतना पेमेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर लीजिए. ओके, सो पार्शियल पेमेंट दैट मीन्स रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में पार्शियल पेमेंट जो है वो सेलर को मिल जाता है. So the seller can request an advance for an agreed amount from the correspondent bank, like from the issuing bank. Okay, so now understand the clause that is inserted in the red ink by the issuing bank, which permits the which permits the bank that receives and accept the letter of credit on behalf of the beneficiary, like nominated bank, टू पे पार्शियल अमाउंट टू द बेनिफिशियरी. सपोज दैट कि अब देखो कल हमने एक और बैंक का अंडरस्टैंड किया था, दैट इज अ नॉमिनेटेड बैंक. ओके, सो नॉमिनेटेड बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक का मतलब क्या है? नॉमिनेटेड बैंक जो नॉमिनेट दैट इज नॉमिनेटेड बाय द इशूइंग बैंक, जो उस सेलर को पैसा प्रोवाइड कर दे. नेगोशिएटिंग बैंक वो जो उस सेलर को पैसा प्रोवाइड कर दे. ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि नॉमिनेटेड बैंक दैट इज नॉमिनेटेड बाय द इशूइंग बैंक एंड नेगोशिएटिंग बैंक जो ऑब्वियसली एक जो सेलर्स की कंट्री से ही बिलोंग करती है, राइट. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इस केस में क्या होता है, द क्लॉज दैट इज इंसर्टेड, रेड क्लॉज एलसी क्या है, द क्लॉज दैट इज इंसर्टेड इन द रेड इंक बाय द इशूइंग बैंक विच परमिट द बैंक दैट रिसीव, okay, which permit the bank that receive and accept the LC on behalf of the beneficiary to pay partial amount to the beneficiary, so that is known as a red clause LC. So in this case, exporter after taking the advance does not submit the document, the issuing bank would bear the loss. अगर इस केस में क्योंकि देखो अब सपोज दैट अगर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारी नॉमिनेटेड बैंक है, ओके, या हम बात कर रहे हैं ये हमारी नेगोशिएटिंग बैंक है. ओके, सो सपोज दैट कि रेड क्लॉज एलसी में ये था कि पार्शियल पेमेंट कर दिया जाए. ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज दैट सेलर ने पैसा ले लिया थ्रू द नॉमिनेटेड बैंक और द नेगोशिएटिंग बैंक. ओके, एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अब अगर सेलर इसका पेमेंट नहीं करता है, अगर इस सपोज दैट ये जो सेलर है, सपोज दैट सेलर ने गुड्स का शिपमेंट करा ही नहीं, सपोज दैट सेलर ने गुड्स का शिपमेंट नहीं करा और सेलर ने क्या है कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, जो कल हमने फंक्शन अंडरस्टैंड करा था. सो इस केस में इशूइंग बैंक लाइबल होगी किस चीज़ के लिए? इशूइंग बैंक लाइबल होगी जो भी पेमेंट नॉमिनेटेड बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक ने कर दिया है. ओके, उसके लिए इशूइंग बैंक लाइबल रहेगी, क्योंकि इशूइंग बैंक ने तो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करा था. कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया था? दैट इज रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ओपन करा था. सो दिस इज नोन एज अ रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, now understand the another that is the green clause letter of credit. Just understand, look, green clause letter of credit, that clause that is written in the green ink. Okay, so you can understand कि green clause letter of credit में क्या होता है? a letter of credit which contain a clause authorizing the nominated bank to make advance to the seller against security. ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी एडवांस पेमेंट किया जाता है विद सिक्योरिटी किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, सो फिर से वही बात कि ये क्या है, ये बायर है और ये क्या है, ये सेलर है. बायर की बैंक को हम बोल रहे हैं इशूइंग बैंक. ओके, सेलर की बैंक को हम बोल रहे हैं सपोज दैट एडवाइजिंग बैंक, और जो पेमेंट दे रही है सपोज दैट वो जो है नॉमिनेटेड बैंक है या वो हमारी नेगोशिएटिंग बैंक है. ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पे क्या है कि जो भी बैंक जो है सपोज इट ए ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट है, सो अ लेटर ऑफ क्रेडिट विच कंटेन्स अ क्लॉज authorizing the nominated bank to make advance to the seller against security. अभी सिक्योरिटी किस टाइप की हो सकती है? द वेरी फर्स्ट दैट सच एज अ पेमेंट गारंटी फ्रॉम द थर्ड पार्टी. सपोज दैट कि कोई जो गारंटर है, ओके, उसकी कोई गारंटी ले रहा है उस पैसे की. ओके, सो लाइक पेमेंट गारंटी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी और द प्री शिपमेंट स्टोरेज ऑफ द गुड्स इन द नेम ऑफ द नॉमिनेटेड बैंक और द इशूइंग बैंक. सपोज दैट जो भी गुड्स है जो जिस वेयर हाउस में है, जो भी गुड्स है, जो भी गुड्स शिपमेंट होना है वो जिस वेयर हाउस में है, वहाँ की रिसीप्ट किसके नेम पे?
ये आइदर इशूइंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक के नेम पे जो है वो उसके अगेंस्ट में जो पार्शियल पेमेंट है वो सेलर को प्रोवाइड होता है, दैट इज नोन एज अ ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट. आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड विद द रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट. रेड क्लॉज जहाँ पे हम बात कर रहे हैं विदाउट सिक्योरिटी. ओके, सो विदाउट सिक्योरिटी जहाँ पे पार्शियल पेमेंट जो है वो सेलर या एक्सपोर्टर को मिल जाता है, दैट मीन्स नॉमिनेटेड बैंक जिस बैंक को इशूइंग बैंक नॉमिनेट करे. ओके, इट इज यूजली लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ द सेलर. राइट, सो नॉमिनेटेड बैंक जिसको इशूइंग बैंक नॉमिनेट करे फॉर द पेमेंट पर्पज. राइट, सो नेगोशिएटिंग बैंक ऑल्सो इन्वॉल्व हियर कि नेगोशिएटिंग बैंक से सपोज पेमेंट मिल रहा है सेलर को, सो दैट्स आई हैव रिटन हियर नेगोशिएटिंग बैंक. राइट, सो नॉमिनेटेड बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक ये तो पार्शियल पेमेंट प्रोवाइड कर देते हैं. ओके, एंड अगर सेलर जो है वो मैं रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट बता रहा हूँ, अगर सेलर जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता है तो इस केस में इशूइंग बैंक जो होती है लाइबल होती. बट जब हम ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं दैट ग्रीन क्लॉज दैट मीन्स जहाँ पे हम जो भी एडवांस दे रहे हैं दैट एडवांस एक्चुअली गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी. Okay, so that is known as a green clause letter of credit. I hope this thing is clear to everyone. So ये इसमें पेमेंट गारंटी अगर किसी थर्ड पार्टी से मिल जाती या जो भी गुड्स वेयर हाउस में है उसकी रिसीव्ड इन द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक, so that is known as a green clause letter of credit. Okay, I hope this thing is also understandable to everyone. Now understand the another letter of credit, that is the side letter of credit. Okay, so side letter of credit, as you can understand कि when a bank issues a side letter of credit, it actually act as a guarantor of the payment to the beneficiary. जब भी हम साइड लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गारंटर होता है कौन होता है. जब भी हम साइड लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हेन अ बैंक इशूज अ साइड लेटर ऑफ क्रेडिट तो यहाँ पे इशूइंग बैंक क्या हो जाती है, इशूइंग बैंक जो होती है वो गारंटर हो जाती है. ओके, सो इशूइंग बैंक एक्ट एज अ गारंटर ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटर ऑफ द पेमेंट. Okay, guarantor of the payment to exporter or the beneficiary of the letter of credit. Okay, so you can understand कि side letter of credit जब भी issue होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे guarantor of the payment to the exporter or beneficiary कौन बन जाता है, that is issuing bank. So the seller has to furnish all the shipping document mentioned under the terms and conditions in the letter of credit to receive the payment. Okay, so in the side letter of credit the payment of the transaction is released immediately after the seller present required document to the advising bank or negotiating bank. Okay, so negotiating bank और nominated bank. So इसमें क्या होता है कि साइड लेटर ऑफ क्रेडिट की जैसे ही सेलर ने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट इज रिटन इन द लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, तो जैसे ही सेलर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उस लेटर ऑफ क्रेडिट में जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखे हैं जैसे ही जो है वो सेलर सबमिट करेगा वैसे ही उसको क्या होगा, वैसे ही उसको पेमेंट मिल जाएगा थ्रू एडवाइजिंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक. ओके, सो दिस इज नोन एज अ साइड लेटर ऑफ क्रेडिट क्योंकि जैसे ही साइड लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक इशू करती है, इशूइंग बैंक एक्ट एज अ गारंटर ऑफ द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर to or beneficiary. Okay, beneficiary of the letter of credit. I hope this thing also understandable for everyone. Now understand the another letter of credit, that is acceptance letter of credit. Okay, so जब भी हम acceptance letter of credit की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि bill of exchange और draft की बात करते हैं, तो letter of credit में bill of exchange और draft का मतलब क्या होता है. जब भी हम letter of credit में जस्ट अ मिनट, जब भी हम लेटर ऑफ क्रेडिट में बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली हमारा मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स यू नो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज सिंपली एन अनकंडीशनल ऑर्डर, that is unconditional order written by the seller or creditor or exporter that ordering the buyer to pay a specified amount of money at a specific date. ओके, सो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को मेक करता है कौन, दैट इज मेक बाय द सेलर, जहाँ पे सेलर बायर को ऑर्डर देता है फॉर मेकिंग द पेमेंट एट अ स्पेसिफिक डेट. ओके, एट अ स्पेसिफिक टाइम, राइट, एंड दिस इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी.
So that is known as a bill of exchange. So what we understand by the acceptance letter of credit, when we talk about the bill of exchange or draft under like when the bill of exchange draft or draft done with a certain usance period, usance period जहाँ पे हम एक ग्रेस पीरियड की बात करते हैं, या यूजांस पीरियड की यूजांस पीरियड यू कैन अंडरस्टैंड एज अ like where we are talking about like certain number of the days from the date of the shipment. Okay, so when we talk about the usance period, you can understand when we talk about the certain number of the days, like certain number of the days that maybe just a minute, certain number of days that may be 15 days, 20 days, or 25 days, or 30 days, or 45 days. It may be any number of the days after the shipment of the goods. Okay, so after the day that is certain number of the days from the date of the shipment or date of the bill of exchange. Okay, so that is known as a usance period. So what we understand by the acceptance letter of credit, that letter of credit or the bill of exchange or draft drawn with a certain usance period and payable upon acceptance at a future date. Okay, so that is known as a acceptance letter of credit. So the usance period may be certain number of the days from the date of the shipment or date of the bill of exchange, and these letter of credit are called as a D oblique A, that means document against acceptance. Okay, सो एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट दैट सिंपली मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि सर्टेन यूजांस पीरियड जो है उसमें एंड लाइक अपॉन एक्सेप्टेंस एट अ फ्यूचर डेट, कि जब भी ये इस फ्यूचर डेट पे मीट होगा तो तब इस लेटर ऑफ क्रेडिट का पेमेंट होना है, राइट. सो दैट इज नोन एज अ एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट. नाउ अंडरस्टैंड द अनदर टर्म दैट इज अ डिफर्ड पेमेंट गारंटी. ओके, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द डिफर्ड पेमेंट गारंटी, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज सिमिलर टू द एक्सेप्टेंस क्रेडिट, it is similar to the acceptance letter of credit, except that there is no bill of exchange or draft that is drawn. Okay, so इसमें क्या होता है, इसमें हम bill of exchange और draft की बात करते हैं, इसमें हम bill of exchange और draft की बात नहीं करते हैं, right. So bill of exchange और draft के बिना, like it is similar to the acceptance credit except there is no bill of exchange or draft. Okay, so it actually saves the beneficiary from the cost of the stamp duty and other just levies as applicable in the certain countries. Okay, so it is also known as a usance letter of credit. जब भी हम deferred payment guarantee की बात करते हैं, it is also known as a usance letter of credit. Okay, and it is a commercial letter of credit that provide the beneficiary will be paid not at the time the beneficiary make presentation of the document but at later specified maturity date. So deferred payment guarantee का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक certain लो जस्ट अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल वे कि जब भी हम एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे या डिफर्ड पेमेंट गारंटी की बात करेंगे तो हम उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज की बात करेंगे या हम एक यूजांस पीरियड जिसको बोलते हैं, ओके, उसकी बात कर रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द शिपमेंट और फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज. अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज टर्म का यूज़ कर रहे हैं, ओके, सो दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट की. अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज का टर्म का यूज़ नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं डिफर्ड पेमेंट गारंटी की. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिमिलर, लाइक दिस डिफर्ड पेमेंट गारंटी इज एक्चुअली सिमिलर टू द एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट. द ओनली डिफरेंस दैट इज there is a bill of exchange or draft under the letter of credit in the acceptance letter of credit, and there is no bill of exchange or draft in the deferred payment guarantee. Okay, सो इसमें क्या होता है कि जो है एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज के बाद ही जो है वो पेमेंट सेलर या एक्सपोर्टर को मिलता है, एंड दैट इज अ डिफरेंस, that is the only difference between the acceptance letter of credit and deferred payment guarantee, that is bill of exchange or draft. Okay, there is no any other difference, right? I hope this thing is also understandable to everyone. Now understand the another, I think this is clear to everyone, that acceptance letter of credit and deferred payment guarantee, जहाँ भी हम certain number of days की बात करेंगे वहाँ हम actually बात कर रहे हैं that is acceptance letter of credit और deferred payment guarantee की. अब इन दोनों में क्या difference है, that is bill of exchange का, right? I hope this thing is now understandable for everyone. Now understand the last letter of credit that you can understand as a standby letter of credit.
ओके, सो स्टैंड बाई दैट सिंपली मीन्स कि ये क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो जब भी हम बात करेंगे स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट की, दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट वेयर अ बैंक गारंटी द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू अ सेलर इफ बायर डिफॉल्ट ऑन एग्रीमेंट। अगर इस जिसमें क्या होता है, इसमें जिस जस्ट अंडरस्टैंड विद लाइक दिस कि स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जिसमें जो बैंक है वो गारंटी ले लेता है, जिसमें जो बैंक है वो गारंटी ले लेता है पेमेंट की टू द एक्सपोर्टर और द बेनिफिशियरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें बैंक गारंटी लेता है, एंड दिस इज नोन एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, this is known as a standby letter of credit. Okay, so due to their documentary nature, the it actually fall under the UCPDC. Okay, that is UCPDC, that is Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, and that is stand by the IOC. That is stand by the ICC, can also be issued under the ISP 98. Okay, ISP full form, that is International Standby Practices. Okay, so that the simply in the simple term that you can understand, standby letter of credit is just a legal document जहाँ पे बैंक गारंटी लेता है टू द लाइक बैंक गारंटी लेता है पेमेंट की to the exporter or the beneficiary of the letter of credit. Okay, I hope this is now understandable for everyone. So what we understood, मैं एक बार जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ. ओके, सो वी एक्चुअली अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट लेटर ऑफ क्रेडिट. द वेरी फर्स्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम द रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम बोलते हैं कि जिसको मॉडिफाई या कैंसिल कर सके इशूइंग बैंक. ओके, that is known as a revocable letter of credit. Okay, and once nominated bank और negotiating bank अगर पेमेंट कर देती है तो उसके बाद जो है इशूइंग बैंक लाइबल हो जाती है पेमेंट के लिए. अदरवाइज इशूइंग बैंक जिस लेटर ऑफ क्रेडिट को मॉडिफाई या कैंसिल कर दे उसको हम बोलते हैं रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, इसके बाद इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको मॉडिफाई या कैंसिल नहीं किया जा सकता है विदाउट consent from the all parties involved in the letter of credit. Okay, so that is known as a irrevocable letter of credit. इसके बाद हमने अंडरस्टैंड करा दैट इज कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट. कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, ओनली इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे जो लाइक इट इज एन लेटर ऑफ क्रेडिट विच हैज बीन कंफर्म बाय द बैंक अदर देन द इशूइंग बैंक that usually located in the country of the seller or the beneficiary. So in case of the confirmed letter of credit, the beneficiary bank would submit the document to the confirming banker, that is known as a confirmed letter of credit. After that we understood about the transferable letter of credit. ओके, सो ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जहाँ पे जो जिस लेटर ऑफ क्रेडिट को जो है वो यू कैन अंडरस्टैंड इज लाइक दिस, लाइक अ ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन इन विच द बेनिफिशियरी और द एक्सपोर्टर कैन ट्रांसफर हिज राइट टू द थर्ड पार्टी, जहाँ पे एक्सपोर्टर जो है वो अपने राइट को किसी दूसरी पार्टी को क्या कर दे देता है. सो दैट इज नोन एज अ लाइक जो एक्सपोर्टर है वो अपने राइट को किसी दूसरी पार्टी को दे देता है, किसी थर्ड पार्टी को दे देता है. सो दैट इज नोन एज अ ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. एंड वन मोर थिंग कि जो थर्ड पार्टी है वो फर्दर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकती. ओके, सो दैट इज नोन एज अ ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट. अनदर वन दैट इज अ रेड क्लॉज. ओके, रेड क्लॉज, दैट क्लॉज इज रिटन with a red ink. Okay, so that is known as a red clause letter of credit, जहाँ पे जो सेलर है जो एक्सपोर्टर है उसको पार्शियल पेमेंट मिल जाता है फ्रॉम द नॉमिनेटेड बैंक. ओके, सो जहाँ पे पार्शियल पेमेंट मिल जाता है विदाउट सिक्योरिटी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे बिना किसी सिक्योरिटी के जो पार्शियल पेमेंट है वो सेलर को नॉमिनेटेड बैंक से मिल जाता है. सो दैट इज नोन एज अ रेड क्लॉज एलसी. और जहाँ पे सिक्योरिटी के साथ मिलता है, जहाँ पे सिक्योरिटी दैट जैसे कि कोई गारंटी ले ले, कोई गारंटर मिल जाता है, या फिर जो वेयर हाउस रिसीप्ट है, या फिर जो वेयर हाउस रिसीप्ट है गुड्स की. ओके, जहाँ पे गुड्स रखा हुआ है जो शिप होना है इन द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक. सो वहाँ पे हम बोलते हैं दैट इज
you can understand as a green clause LC. इसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया था दैट इज साइट लेटर ऑफ क्रेडिट. साइट लेटर ऑफ क्रेडिट दैट मीन्स जैसे ही सेलर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेगा, जैसे ही जो सेलर है वो अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेगा लाइक एट द काउंटर ऑफ द नॉमिनेटेड बैंक, वैसे ही उसको जो है वो पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाएगा. दैट इज नोन एज अ साइट लेटर ऑफ क्रेडिट. ओके, इसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया दैट इज एक्सेप्टेंस क्रेडिट. सो एक्सेप्टेंस क्रेडिट एंड डिफर्ड पेमेंट गारंटी, जहाँ पे जो पेमेंट है, जहाँ पे जो पेमेंट है वो डेट ऑफ शिपमेंट और कह सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में जो डेट लिखी है उससे कुछ दिन बाद उसके होते ओके इसके उसके कुछ दिन बाद जब सेलर या एक्सपोर्टर को वो पेमेंट जो है वो मिलता है, दैट इज नोन एज अ acceptance credit or deferred payment guarantee. The only difference is like this: the bill of exchange or draft that is written under the letter of credit, that is known as a acceptance credit. और अगर bill of exchange उसमें नहीं राइट हुआ है, that is known as a deferred payment guarantee. Okay, after that we understood about the standby letter of credit, जिसको हम बोलते हैं that is the legal document जहाँ पे बैंक जो है वो गारंटी लेती है पेमेंट टू द एक्सपोर्टर और द बेनिफिशियरी. सो दैट इज नोन एज अ स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट. आई होप that this lecture is very enough for everyone. I hope the thing is clear to everyone. Okay, so thank you everyone for joining me in this session, and if you like the session, just hit the like button and share this video to your friends, to colleagues, so that maximum number of our bankers can join with us in these kind of the sessions. So thank you everyone for joining me. In the next session we will understand the more things related to this chapter. Okay, so thank you for joining me here.